हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश यादव और आज हम एक सीरीज लेक्चर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो जैसे कि अगर हम किसी भी सेटअप में काम करते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी आईसीयू में काम करते हैं या किसी वार्ड में काम करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में कौन सा फ्लूइड देना है। जैसे कि अगर पेशेंट फुल्ली डिहाइड्रेटेड है तो वहां पे पेशेंट को कौन सा फ्लूइड देना है। अगर पेशेंट कभी हमारे के ओपीडी में आता है जो हाइपोग्लाइसेमिक होगा तो उसमें कौन सा फ्लूइड देना है। पेशेंट को प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा फ्लूइड देना है, कितने अमाउंट में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है, वो सब चीज के बारे में नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं पता हो हमें कि कौन से कंडीशन में कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, तो ये काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है पेशेंट के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसका किडनी खराब है, यानी कि किडनी काम नहीं कर रहा है, और अगर हमने उसमें ज्यादा फ्लूइड देने की कोशिश की या हमने उसे ज्यादा फ्लूइड दे दिया, तो उससे क्या होगा कि किडनी वाटर फिल्टर नहीं कर पाएगा और वो वाटर एक्यूमुलेट होते जाएगा काफी सारे जगह पे, जैसे लेग्स में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में या फिर लंग्स में, और पेशेंट लैंड अप कर जाएगा फ्लूइड ओवरलोड में और वो काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होगा। या फिर अगर हमें नहीं पता होगा कि हाइपोग्लाइसेमिक में पेशेंट को डेक्सट्रोज देना चाहिए कि नहीं, तो ट्रीटमेंट में डिले हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ के साथ काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लूइड कितने अमाउंट में देना चाहिए जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल है और वो आगे जाके कोई टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में ना क्रिएट करे। तो ये सब जानने के लिए हमें फ्लूइड थेरेपी के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी, जैसे कि एक 100 kg का एक आदमी है, उसके बॉडी में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है नॉर्मली, वो देखेंगे। तो नॉर्मली कोई भी जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, उसके बॉडी में अराउंड 60% ऑफ बॉडी वेट जो होता है वो क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। 60% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर एक 100 kg का आदमी है तो उसके बॉडी में 60 kg, अराउंड 60 kg क्या होगा, वाटर होगा। तो ये जो 60 kg या फिर हम कह सकते हैं 60% ऑफ बॉडी वेट जो वाटर होता है, वो काफी ज्यादा कंपार्टमेंट्स में फैला होता है। बॉडी में काफी सारे कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें फैला होता है। तो देखेंगे कि कौन कौन से कंपार्टमेंट में कितना कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इन वेरियस कंपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन वेरियस कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम फ्लूइड का कितना होता है या फिर वाटर का कितना होता है, तो वो होता है 60% ऑफ बॉडी वेट। कितना होता है, 60% ऑफ बॉडी वेट। वो दो कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला हम जिसे कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर, जो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में होता है, डिवाइड होता है। पहला होता है इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। इंट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड भी दो कंपार्टमेंट में होता है या फिर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा होता है ट्रांस
सेल्यूलर फ्लूइड। तो इस तरह से जो होता है, काफी सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। टोटल वॉल्यूम जितना होता है उसमें से कुछ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में होते हैं, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में आते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या है, इंट्रावेस्क्यूलर मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब क्या है, ये सब चीज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है। तो जो भी फ्लूइड जो होता है इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, उसमें उसे हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट कौन सा होता है, तो जो भी फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस सब को मिला के हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो कि होता है अराउंड 40% ऑफ बॉडी वेट। दूसरा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो भी फ्लूइड साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा बाहर जिधर भी प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल, उससे हम कहेंगे आउटसाइड द सेल, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अभी सेल के बाहर यानी कि वो ब्लड में हो सकता है, लिम्फ में हो सकता है, बॉडी कैविटीज में हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, ब्रेन के किसी कैविटी में हो सकता है, वो सबको हम मिला के बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है, तो 20% ऑफ बॉडी वेट, इतने अमाउंट में होता है। अभी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये दोनों डिवाइड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से डिवाइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो किसी मेम्ब्रेन से डिवाइड होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक तो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, एक तो एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड। तो जो इंट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड। तो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड कौन से होते हैं, तो जो भी फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम प्लाज्मा बोल सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर प्लाज्मा हम बोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड किसे कहेंगे, तो जो भी फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के बाहर हो, आउटसाइड दी ब्लड वेसल्स, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड कहेंगे। जो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड है वो भी डिवाइडेड रहते हैं या सेपरेटेड रहते हैं बाय कैपिलरी एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम। ये दोनों सेपरेट किया जाता है बाय कैपिलरी एंडोथीलियम। अभी एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर फ्लूइड है वो भी दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक तो होता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम कह सकते हैं कि जो सेल्स के अराउंड में फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड दी सेल। जैसे कि अगर ये हम एक सेल लेंगे या फिर काफी सारा सेल लेंगे, टिश्यू लेंगे, तो जो एकदम बाजू बाजू में उसके प्रेजेंट होता है सेल के, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। जो भी सेल्स या टिश्यू के आजू बाजू में प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड हम किसे कहेंगे, तो ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड हम कहेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड को, या फिर इनर ईयर फ्लूइड,
साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये सारे जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लूइड का वेरियस कंपार्टमेंट में, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। इसके साथ साथ हम एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे कैटायंस और एनायंस के बारे में। तो कैटायंस क्या होता है और एनायंस क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज कैटायंस और दूसरा एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या फिर आयन को हम क्या कहेंगे, कैटायंस। और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहेंगे, एनायन। तो बॉडी में जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उसे हम कहेंगे कैटायंस, और बॉडी में जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे उसे हम कहेंगे एनायंस। तो एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं, एग्जांपल में आएगा कैटायंस के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और एनायंस के एग्जांपल में आएगा क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट और सल्फेट भी आएगा। तो ये सब चीज जो है वो आएंगे कैटायंस और एनायंस में। तो ये बात भी हमें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉर्मल वाटर बैलेंस इन दी बॉडी।